प्यारे दोस्तों, आप सबकी भारी डिमांड के कारण विकी की पाठशाला आप सभी के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रही है। क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी कमेंट आए थे कि सर हमें राष्ट्रीय आय की गणना करना सिखाए, तो मैं इसी कड़ी में दोस्तों आज आपके लिए पहला वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि से कैसे कर सकते हैं उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ, यानी उसके फॉर्मेट के साथ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर आज का वीडियो आप अंत तक देख लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको राष्ट्रीय आय की गणना प्रोडक्शन मेथड से कैसे करते हैं इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बट दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। आज हमें क्या करना है, राष्ट्रीय आय की गणना यानी नेशनल इनकम की गणना हमें किससे करनी है, प्रोडक्शन मेथड से करनी है, यानी उत्पादन विधि से करनी है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, क्योंकि जब भी आप कभी राष्ट्रीय आय की गणना करें तो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर सही आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो देखिए, पहले पॉइंट में हमने दे रखा है मध्यवर्ती उपभोग, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। अब दोस्तों, इस चैनल पर यानी विक्की की पाठशाला पे जितने भी वीडियोस आएंगे इकोनॉमिक्स के, वो हिंदी इंग्लिश दोनों पे बेस्ड होंगे दोस्तों, ताकि दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को समझ में आए। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का हमें दे रखा है करोड़ में 400 करोड़ दे रखा है मध्यवर्ती उपभोग। द्वितीय क्षेत्र का दे रखा है 100 करोड़। तृतीय क्षेत्र का दे रखा है 50 करोड़। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है उत्पाद का मूल्य यानी प्रोडक्ट वैल्यू दे रखी है हमें। प्राथमिक क्षेत्र का दे रखा है 800 करोड़। द्वितीय क्षेत्र का दे रखा है 200 करोड़। तृतीय क्षेत्र का हमारा 300 करोड़। ये हमारा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में हमें दे रखा है सभी क्षेत्रों द्वारा दिए गए अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर, कितना 50 करोड़ किया है। इसके बाद आप देखिए, सभी क्षेत्रों द्वारा में स्थायी पूंजी का उपभोग यानी डेप्रिसिएशन, जिसे आप कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बाय ऑल सेक्टर, कितना है 80 करोड़ दोस्तों। देन हमें दे रखा है शेष विश्व से निवासियों द्वारा प्राप्त कारक आय 10 करोड़, जो कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें 10 करोड़ दे रखा है दोस्तों। ये बात को आप ध्यान दें। फिर गैर निवासियों को प्रदान की गई कारक आय, गैर निवासियों को प्रदान की गई कारक आय यानी फैक्टर इनकम प्रोवाइडेड टू नॉन रेजिडेंट, यानी हमारे लोगों ने कमाए 10 करोड़ दूसरे देशों से और दूसरे देशों के लोगों ने हमारे देश से कमाए 20 करोड़, और इसी के डिफरेंस को हमें करना होता है। अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा। सभी क्षेत्रों द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता जो कि 20 करोड़ है, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय ऑल सेक्टर, ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। उसके पीछे का कारण दोस्तों ये है कि आपको इसका फॉर्मेट नहीं पता, यानी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जब हम प्रोडक्शन मेथड लगाते हैं या वैल्यू एडेड मेथड लगाते हैं तो हमें पहले उसका तरीका पता होना चाहिए कि पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है। तो दोस्तों, जब तक आपको उत्पादन विधि हो, आय विधि हो या फिर व्यय विधि हो, इन तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सबसे पहले आपको इन तीनों विधियों का फॉर्मेट पता होना चाहिए। आज मैं आपको उत्पादन विधि को समझाऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आय विधि समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको व्यय विधि समझाऊंगा। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो ये मान लीजिए मैं रोज़ाना आपके लिए वीडियो बना दे करूँगा इसी पे।
तो देखिए दोस्तों, अभी हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, पर उससे पहले हम इसके फॉर्मेट को देखेंगे। देखिए, उत्पादन विधि द्वारा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, क्योंकि जब भी आपसे कहा जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना करें, तो राष्ट्रीय आय की गणना में दोस्तों सबसे मेन बात, दो बातें आपने याद रखनी चाहिए कि पहली बात तो वो शुद्ध होनी चाहिए, दूसरी बात वो कारक लागत पे होनी चाहिए। अंग्रेजी में देखें कि नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट बाय प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मेट क्या है। देखिए, सबसे पहले इसके फॉर्मेट को देखिए। करना क्या है, प्राथमिक क्षेत्र द्वारा सकल मूल्य वृद्धि, जो भी प्राथमिक क्षेत्र होता है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है, नॉन एग्रीकल्चर आ जाता है, यानी कृषि और गैर कृषि, जैसे पशुपालन, ये सब जितने भी प्राथमिक क्षेत्र हैं। अगर प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, तो दोस्तों इकोनॉमिक्स यानी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट वाली सीरीज में जाके आप देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है। आपको प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करें, वहां पे आपको बहुत ज्यादा वीडियोस मिलेंगी। तो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा जितनी भी सकल मूल्य वृद्धि की जाती है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि सकल मूल्य वृद्धि का मतलब होता है किसी रॉ मटेरियल में उपयोगिता को बढ़ाकर उसके मूल्य में वृद्धि करना। जैसे अगर आप कपास से कपड़ा बना देते हैं तो कपास इतना उपयोगी नहीं होता है जितना कपड़ा होता है, कपड़े का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता बढ़ गई है दोस्तों। तो द्वितीयक क्षेत्र द्वारा सकल मूल्य वृद्धि, ठीक है। फिर ऐसी तृतीयक क्षेत्र द्वारा, यानी मतलब क्या है दोस्तों, आप ये समझ लीजिए, आपको ये बॉक्स को ध्यान रखना है। इस बॉक्स में आपने करना क्या है, देखिए उत्पादन, उत्पादन जो होता है, जो प्रोडक्शन होता है हमारे देश में या किसी भी देश में, वो होता है अर्थव्यवस्था में। और अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अर्थव्यवस्था क्या होती है, मैंने आपको बता रखा है बहुत ही बार। अर्थव्यवस्था होता है आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था। आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। सिंपल सी बात। अब ये जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ये जो अर्थव्यवस्था होती है, इसे हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। उत्पादन विधि में प्राथमिक क्षेत्र द्वारा, द्वितीयक क्षेत्र द्वारा, तृतीयक क्षेत्र द्वारा, इन तीनों क्षेत्रों द्वारा जो एक लेखा वर्ष यानी जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें जितनी भी सकल मूल्य वृद्धि की जाती है उनको हम आपस में जोड़ देते हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रों की सकल मूल्य वृद्धि यानी वैल्यू एडेड यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि मिलती है, या बाजार कीमत पर सकल घरेलू या देशीय आय प्राप्त होती है। इसे मैं अभी आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें हमारा कृषि क्षेत्र आ जाता है, द्वितीयक जो औद्योगिक क्षेत्र होता है जिसमें वस्तु या सेवाओं का निर्माण होता है, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों हमारा सेवा क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र को दोस्तों हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ये जो तीन क्षेत्र होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन तीनों के द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान जो सकल मूल्य वृद्धि की जाती है, अगर उसे हम जोड़ दें, अगर हम उसको जोड़ दें तीनों को, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है बाजार कीमत पर, जरा ध्यान दीजिए, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि यानी सकल देशीय उत्पाद। देखिए यहां पे एक बात याद रखें, देशीय उत्पाद, उत्पाद और दोस्तों आय हमेशा बराबर होती है एक देश की अर्थव्यवस्था में, यानी कहें कि जो प्रोडक्ट होता है ऑलवेज इक्वल होता है इनकम के, ठीक है। क्योंकि जितनी एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा सेवाओं का उत्पाद किया जाएगा, तो उन्हीं के बाजारी मूल्य को उस देश की राष्ट्रीय आय या देशीय आय कहा जाएगा। इसलिए दोस्तों आय हमेशा बराबर होती है उत्पाद के, याद रखेंगे आप ये बात। तो देखिए अगर हम तीनों क्षेत्रों के द्वारा, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या फिर तृतीयक हो, यानी प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या थर्ड हो,
जो तीनों क्षेत्र होते हैं, अगर हम तीनों के द्वारा जो सकल मूल्य वृद्धि की जाती है उसको जोड़ दें तो हमें मिलता है बाजार कीमत पर सकल देशीय उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जी का मतलब यहाँ पे है ग्रॉस, डी का मतलब यहाँ पे है दोस्तों डोमेस्टिक, और पी का मतलब यहाँ पे है प्रोडक्ट, और यहाँ पे एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो गया। हमें चाहिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, यानी जब भी हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है तो हमें पहली बात कि वो एक तो नेट होनी चाहिए, दूसरा कि वो फैक्टर कॉस्ट पे होनी चाहिए। अब देखिए हम इस बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। हमें कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। अब देखिए दोस्तों हमें ना सिर्फ तीन ही चीजें करनी है, तीन हमें करनी है, दो हमें चीजें माइनस करनी है और एक चीज हमें प्लस करनी है, बस हमारा यहां से हो जाएगा। तो देखिए रट्टा ना हमारे, आप इसको समझाता हूं मैं आपको सबसे पहले कि भाई ग्रॉस यानी सकल को निवल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्य ह्रास यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा, यानी डेप्रिसिएशन को आपको माइनस करना पड़ेगा। पहली बात ये हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही ग्रॉस आपका नेट में कन्वर्ट होगा तो दूसरा स्टेप आपका होगा कि मार्केट प्राइस को आपको फैक्टर कॉस्ट पे लाना है। तो मार्केट प्राइस को अगर आप फैक्टर कॉस्ट में लाना चाहते हो तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी अप्रत्यक्ष कर को सब्सिडी से यानी आर्थिक सहायता से घटा दे तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बच जाते हैं, यानी निवल अप्रत्यक्ष कर हमारे बच जाते हैं। तो अगर हम ग्रॉस को नेट पे लाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है, तो अगर हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाना चाहते हैं तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ता है मेरे दोस्तों। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको ये जो डोमेस्टिक है इसे नेशनल में कन्वर्ट करना है, यानी देशीय को या फिर घरेलू को राष्ट्रीय में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के लोगों ने दूसरे देशों के से कितना पैसा कमाया और दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश से कितना पैसा कमाया, उन दोनों के डिफरेंस को ही हम कहते हैं विदेशों से प्राप्त निवल या कहीं की शुद्ध प्राप्त कारक आय। तो दोस्तों तीन ही स्टेप करने हैं, दो आपको माइनस करने, एक आपको प्लस करना है। तो जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करें, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस करें, और डोमेस्टिक इनकम को या डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड को आप प्लस कर लें। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको बिल्कुल भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इकोनॉमिक्स कभी भी रट्टे पे चल ही नहीं सकता, इकोनॉमिक्स को आपको समझना ही पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए अगर हम मूल्य ह्रास माइनस कर देते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से, तो फिर हमारे पास क्या बचता है। अगर हम मूल्य ह्रास माइनस कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे सकल से ये निवल बन गया दोस्तों, सकल से निवल बन गया, यानी ग्रॉस से ये नेट में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। पहला टारगेट आपका हिट हो गया। दूसरी बात अगर हम कह रहे कि अगर हम निवल अप्रत्यक्ष कर को बाजार कीमत पर निवल देशी उत्पाद में से माइनस करें तो देखिए बाजार कीमत से वो किस में चला जाएगा, कारक लागत पर। तो देखिए यहाँ पे ये बाजार कीमत है, यहाँ पे ये कारक लागत है। तो बहुत ही सिंपल सी बात, अगर हम बाजार कीमत से यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट लेना चाहते हैं तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी निवल अप्रत्यक्ष कर का फॉर्मूला होता है
प्रत्यक्ष कर में से, यदि आप प्रत्यक्ष कर में से यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर आप आर्थिक अनुदान, आर्थिक सहायता माइनस कर देते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है निवल अप्रत्यक्ष कर। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम माइनस करेंगे। देन हमें क्या करना है, पहले ये थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। फिर हमें क्या करना है, एक स्टेप करना है। एक स्टेप में जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध हो, निवल हो, एक ही बात होती है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त कारक आय, विदेशों को दी गई कारक आय। आप से और को पे फोकस करें, यानी फ्रॉम और टू पे फोकस करें, आपका काम बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है यार दोस्तों, इनमें कुछ भी कोई बड़ी, बहुत सिंपल है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और इकोनॉमिक्स तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर आप इसको समझते हैं, अगर आप इसे समझते हैं। और अगर रट्टा मारते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट ना आसान नहीं है, सारे सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है भाई। देखिए अगर हमने, देखिए हम पहले कहाँ पे थे, हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे थे, इन तीनों को ऐड करने पे, ठीक है। फिर हमने मूल्यह्रास घटाया तो इस सकल से हम कहाँ पहुंच गए, निवल पहुंच गए। फिर हमने निवल अप्रत्यक्ष कर घटाया तो भैया हम क्या हो गए, हम बाजार कीमत से हम कारक लागत पे पहुंच गए। फिर हमने क्या किया, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को अगर हमने जोड़ दिया तो हम ये इस देशीय से हम राष्ट्रीय में कन्वर्ट हो गए, यानी अल्टीमेटली हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच गए। तो दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया है तो अब आप देखिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पीछे क्वेश्चन को समझने में। अब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, आपको 1%, बिल्कुल 1% कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा, बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जरा ध्यान देना। हम इसको लिखेंगे सबसे पहले नेट यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बाय प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कुछ भी नहीं, आप एक बात समझिए, ये तीनों का, ये जो तीनों है ये उत्पाद का मूल्य है। अब देखिए आपको एक बात समझने की जरूरत है कि सकल मूल्य वृद्धि को कैसे प्राप्त करते हैं। अगर हम उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग घटा दें, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो या तृतीयक क्षेत्र हो, ये वस्तुओं सेवाओं का निर्माण करता है। तो उस निर्माण को करने के लिए दोस्तों वो किसी ना किसी रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का तो प्रयोग करता होगा। मध्यवर्ती वस्तु का मतलब होता है कच्चा माल, जैसे आप जूता बनाते हो द्वितीयक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी औद्योगिक क्षेत्र में जूता बनाते हो, तो जूता बनाने के लिए क्या चाहिए, चमड़ा चाहिए, मान लीजिए चमड़ा चाहिए, तो चमड़ा क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तु हो गई, और जूता क्या हो गया, आपकी अंतिम वस्तु हो गई। अगर आप अंतिम वस्तु में से मध्यवर्ती वस्तु को घटा देते हैं, यानी उत्पाद के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को घटा देते हो, जो शेष बचता है वो सकल मूल्य वृद्धि बचता है। सकल मूल्य वृद्धि, यहाँ पे सकल इसलिए लगा होता है क्योंकि अभी यहाँ पे स्थिर पूंजी का जो उपभोग है वो इसमें शामिल है। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल जड़ से सारी बातें समझाने की कोशिश की है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है बाय प्रोडक्शन मेथड, यानी उत्पादन विधि के माध्यम से निकालना है ये। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए तीनों क्षेत्र का मूल्य, जो तीनों क्षेत्र का उत्पाद का मूल्य है उसको हम जोड़ लेते हैं। जैसे इसका 800 है, ठीक है, इसका 800 करोड़ है, इसका 200 करोड़ है और इसका 300 करोड़ है। हमने क्या किया, प्राथमिक क्षेत्र द्वारा, द्वितीयक क्षेत्र द्वारा और तृतीयक क्षेत्र द्वारा
तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो मूल उत्पाद का मूल्य है उसको हमने जोड़ लिया। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, तीनों क्षेत्रों द्वारा यानी तीनों सेक्टर द्वारा जो भी हमें मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग किया गया उसको हम माइनस कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, 400 प्लस 100 प्लस 50। चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि प्राथमिक में से प्राथमिक का उत्पाद का मूल्य लेते फिर इसका माइनस कर देते, तो बात तो एक ही है। आप मैंने तीनों को जोड़ के तीनों का मध्यवर्ती उपभोग घटा दिया। अब देखिए हमारा ये जो बॉक्स था ये कंप्लीट हो गया। सॉरी, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, नहीं ये तो पीछे चला गया। देखिए कोई बात नहीं, जो हमारा बॉक्स था जिसमें तीनों क्षेत्रों की प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में हमें क्या मिलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। अगर हमसे बोला जाता क्वेश्चन में कि उत्पादन विधि के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालो, तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाता। बट हमसे बोला है राष्ट्रीय आय, तो हमें अब यहाँ पे 3 स्टेप और करने हैं दोस्तों। देखिए पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने प्राथमिक क्षेत्रों, द्वितीयक क्षेत्रों या तृतीयक क्षेत्रों तीनों के मूल्य, जो उत्पाद का मूल्य था उसको जोड़ दिया। हमें सकल मूल्य वृद्धि को ऐड करना पड़ता है, तो सकल मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला होता है भाई, सकल मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला होता है सकल मूल्य वृद्धि बराबर होता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग। तो मैंने तीनों क्षेत्र का क्या किया, उत्पाद के मूल्य को जोड़ा और उसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया, तो हमें मिल जाएगा यहां से जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो मुझे 3 स्टेप करने हैं। पहला, मुझे इस जी को एन में कन्वर्ट करना है। जी में एन को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ही एक सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा। मैं तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो स्थिर पूंजी, स्थायी पूंजी का उपभोग किया गया है, यानी जो फिक्स्ड कैपिटल का उपभोग किया गया है, क्योंकि दोस्तों देखिए सकल मूल्य वृद्धि है, आप ये लॉजिक समझिए, सकल मूल्य वृद्धि, यहाँ पे सकल मूल्य वृद्धि क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए जो उत्पादन के कारक होते हैं उन्हें हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक होते हैं प्राथमिक कारक जिसमें श्रम, पूंजी, भूमि और उद्गम आ जाता है। इंग्लिश में करूं लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है। और जो हमारा द्वितीय कारक, उत्पादन के जो द्वितीय कारक होते हैं, जो सेकेंडरी इनपुट्स होते हैं, उसमें हमारा रॉ मटेरियल आ जाता है। हमने मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटा के या इंटरमीडिएट कंजम्पशन को घटा के रॉ मटेरियल तो घटा दिया, पर जो स्थिर पूंजी का उपभोग वो नहीं घटाया, तो हमें घटाने की जरूरत पड़ेगी। एक लेखा वर्ष के दौरान जिन मशीनों से, जिन प्लांट से हम वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं, तो उनके मूल्य में कुछ तो कमी आई होगी, उसको भी हम घटाएंगे ताकि हमें एक्चुअल में पता लगे कि देश में कितना उत्पादन हुआ है। तो दोस्तों हमें मूल्य, स्थिर पूंजी का उपभोग घटाना पड़ेगा, जो कि अभी कितना है, 80 करोड़ रुपए हमने लिख दिया। हमारा जी से एन में कन्वर्ट हो गया, यानी एक टारगेट हमारा हिट हो गया। अब दूसरी बात हमें क्या करनी है, हमें मार्केट प्राइस से क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम, आपको ये बात पता है कि तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो भी कहते हैं निवला प्रत्यक्ष कर उन पे लगाया गया है, क्योंकि निवला प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है दोस्तों, आप समझिए। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जिस व्यक्ति पे लगाया गया उसका अंतिम भार वह दूसरे लोगों पे टाल देता है। जो भी सरकार होती है किसी भी देश में, वो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के द्वारा जो भी सकल मूल्य वृद्धि की जाती है उस पे टैक्स लगाती है, ताकि उनसे पैसा वसूले और लोगों को, गरीब वर्ग को आर्थिक सहायता दे। तो दोस्तों जब हम वास्तविक देखना चाहते हैं, वास्तविक स्थिति देखना चाहते हैं कि हमारे एक लेखा वर्ष के दौरान देश में कितना उत्पादन हुआ, तो जो जो अप्रत्यक्ष कर होता है, जो आर्थिक सहायता होती है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम हटा देते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दे रखा है सभी क्षेत्रों द्वारा दिया गया अप्रत्यक्ष कर, तो इसे हम माइनस कर देंगे।
जो कि कितना दे रखा है दोस्तों, 50 करोड़ दे रखा है, 50 करोड़। ये सारे करोड़ों में दे रखे हैं दोस्तों, आप ऐसा मान ले, ठीक है, करोड़ में दे रखे हैं सारे। तो ये भी हमारा दूसरा टारगेट हिट हो गया। अब तीसरा टारगेट हमें हिट क्या करना है, हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमें विदेशों से और विदेशों को, देखो 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक दे रखे हैं शेष विश्व से, देखो से पे ध्यान दो, और शेष विश्व को या की, ऐसे कर लीजिए। तो शेष विश्व से जो हमने प्राप्त की है वो तो जोड़ दो, वो तो जोड़ दो, और जो हमने दी है वो घटा दो, या फिर दोनों का डिफरेंस। अगर हम जो विदेशों से प्राप्त की है और जो विदेशों को दी है उसका डिफरेंस अगर हम जोड़ दें तो देखो माइनस हुई बात आ गई। अब देखिए कुछ भी नहीं, हमें इससे कैलकुलेशन करनी है भाई। 800 ये हो गए 1000, ये हो गए 1300, यानी 1300 करोड़, माइनस हम करेंगे 500, ये हो गए हमारे 550, ठीक है, माइनस 80, माइनस 50, अब प्लस 10 और माइनस 20। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए हमारे माइनस वाले हमारे प्लस वाले से दो ही हैं, दो हैं, तो ये हो गए 1310 करोड़। अब माइनस वाले कौन कौन से हैं, एक है हमारा 550 माइनस में है, ये भी माइनस 80 है, माइनस 50 है दोस्तों, बहुत ध्यान से जोड़ें, और माइनस 20 है। अब जरा देखिए ये जीरो आ गया आपका, ये हो गया 8 5 13, 13 और 2, 13 और 2 कितने होते हैं 15, 15 और 5 20, 20 का जीरो हासिल 2, ये हो गए 7, यानी ये 700 करोड़ हो गए। कितने हो गए, 700 करोड़। आप ऐसे भी लगा लीजिए, ये तो हो गए 100 करोड़, 100 करोड़, और ये हो गए आपके 6 करोड़, 6 करोड़ और 100 करोड़ कितने होते हैं, 700 करोड़। 700 करोड़ में से अब हमें 1310 करोड़ में से 700 करोड़ रुपयों को माइनस करना है। तो भैया सिंपल सी बात है, ये 13 7 में 14, ये 610 करोड़ रुपए आपका सकल यानी हमारी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो गई। तो दोस्तों ये था आज का पहला क्वेश्चन, आपको कैसा लगा? अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपके लिए रोजाना एक क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।